हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें 70 बीपीएससी के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, साथ ही साथ आईएएस और भी पीसीएस, एनडीए, सीडीएस जितने भी एग्जाम हैं सभी में पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो अभी तक पूछे जा चुके हैं या जो पूछे जाने की संभावना है, सारे को मैंने रिसर्च करके ऐड कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। देखिए आर्टिकल 15 के बाद जेएनयू में पूछा हुआ था। देखिए मैं पीआईक्यू भी बताते चलूंगा कि किस तरीके से पूछता है। उसमें दे दिया था कि किन चीज़ों के डिस्क्रिमिनेशन पे रोक लगाता है आर्टिकल 15। तो उसमें ऑप्शन में सारा था, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो ये पांचों था ये। तो लेकिन पूछ रहा था कि ना इसमें से क्या सारा पे रोक लगाता है। यस, तो पांचों के बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देगा, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो ये इसको कंटेस्ट कर लीजिए ये ना पांचों चीज़ के बेसिस पे। और एक चीज़ याद रख लीजिए, जो आर्टिकल 14 से जो पहले का आर्टिकल है 5 to 11, आर्टिकल 5 to आर्टिकल 11 है। ठीक है, यही बस इंपॉर्टेंट लगा मुझे। और उधर 1 से लेके 13 तक बस एक 14 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सिटीजनशिप के बारे में बताया गया, ये भी जेएनयू का पूछा हुआ था, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी में पूछता है जब एंट्रेंस लेता है तो। ठीक है, 5 to 11 सिटीजनशिप, उसके बाद यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए 16 जो है 15 की तरह ही है, लेकिन ये आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो गवर्नमेंट जॉब होता है उसमें नहीं डिस्क्रिमिनेशन होने देगा। यानी कि 15 जो है ज़्यादा ब्रॉडर है और 16 जो है नैरो डाउन कर देता है डिस्क्रिमिनेशन को बस पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे। ठीक है, कि ना एम्प्लॉयमेंट में आपको मतलब इक्वालिटी मिलेगी रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे। ठीक है, आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटी। आर्टिकल 17 जो है पब्लिक और प्राइवेट दोनों प्लेस पे आपको अनटचबिलिटी को बैन करता है। ठीक है, फिर आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल। अब देखिए एबोलिशन ऑफ टाइटल जो है ये आप जो अचीव्ड जो टाइटल है उस पर नहीं रोक लगाता है। ठीक है, मतलब अगर पूछेगा कि क्या ब्लैंकेट बैन लगा देता है टाइटल पे, तो नहीं, ये पूरा तरीके से एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है। जैसे कि जो आप अचीव टाइटल है आपका उस पर नहीं रोक लगाएगा। जैसे कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, तो आप लगा सकते हैं क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने भारत रत्न अचीव्ड किया है अपने कला के दम पे। तो आपको आर्टिकल 18 में इतना देखना है कि जो आपको विरासत में मिली हुई टाइटल है, जैसे निजाम हो गया, राजा हो गया, महाराजा हो गया, ठीक है, दीवान हो गया, इस सब को आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। और जो आपने अचीव किया है, जैसे कि डॉक्टर, कोई डॉक्टर अगर पीएचडी कर रहा है तो डॉक्टर लग जाएगा, या फिर एमबीबीएस किया है डॉक्टर लगेगा, तो उसे यूज़ वो कर सकता है। इतना समझ गए आप। इसी तरीके से अगर आप पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, अर्जुन अवार्डी है, तो ये सब चीज़ का आप यूज कर सकते हैं। अगला देखते हैं आर्टिकल 19। देखिए आर्टिकल 19 जो है 6 राइट की गारंटी देती है, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल्ली है विदाउट आर्म। देखिए विदाउट आर्म है, ये याद रखिएगा। ठीक है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन है, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए इसमें ना कुछ एक्सेप्शन भी थे डी में। अब देखिए आर्टिकल 19 जो है ना थ्रू और टेरिटरी ऑफ इंडिया है, लेकिन 21 जो है ना ये विदेश की बात भी करेगा। जब राइट टू लाइफ की बात आ जाएगी तो अगर आप बोलेंगे कि क्या हम इंग्लैंड जा सकते हैं, ये हमारा आर्टिकल 19 में है, नहीं, ये आर्टिकल 21 मेनका गांधी जो केस है उससे मिलता है हमें फ्रीडम। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप याद रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में। और इसमें से कुछ एक्सेप्शन थे, जैसे पहले आर्टिकल 370 था, या फिर आपको शेड्यूल 5 या शेड्यूल 6 एरिया में जाना है तो वहाँ भी आप फ्रीली नहीं जा सकते हैं। ठीक है, बहुत जगह आप ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, तो कुछ एक्सेप्शन है इसमें। फ्रीडम टू डिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। आर्टिकल एफ जो है 19F, इसे ओमिटेड कर दिया गया था। इसमें था कि ये आपका फंडामेंटल राइट है प्रॉपर्टी को होल्ड करना, आर्टिकल 31 में भी था और इसमें भी था 19F में, तो इसे भी हटा दिया गया। ठीक है, तो अभी 6 ही फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 में, 6 ही राइट है, पहले 7 थे। तो और नजी क्या है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, यानी आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, इसमें आपको कोई रोक नहीं लगाएगा, बस वो प्रोफेशन लीगल हो, यानी आप ड्रग का बिजनेस नहीं कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, अगला देखते हैं आर्टिकल 21 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखिए जितना भी ब्रॉड आर्टिकल आपको मिलेगा ना, मतलब इस तरीके के आर्टिकल जो आप कभी नहीं सुने हो, तो उसको अगर आपको गेस करना हो तो आर्टिकल 21 में आप एग्जाम में टिक कर दीजिएगा, 90% चांसेस सही हो जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल 21 बहुत ही ब्रॉड एक तरीके से आर्टिकल है। 21A क्या है, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, 21A राइट टू फ्रीडम है, इसे भी याद रख लीजिएगा। फिर आर्टिकल 22 क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेज। आर्टिकल 23 क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। आपको इसमें याद रखने वाला बात क्या है, 23 24 में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। 24 जो है वो चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट को जो है प्रोहिबिट करता है, ठीक है, चाइल्ड लेबर को।
और 23 जो है ये ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है, बस इतना याद रखिएगा। और इसमें भी एक्सेप्शन है, जो नॉन हैजार्डस वर्क है उसमें चाइल्ड अगर एम्प्लॉय है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चाइल्ड को अंडर 14 एज माना गया है, क्योंकि अंडर 14 आप देख सकते हैं कि 6 to 14 जो है कंपलसरी एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन है। तो 14 साल तक अगर कंपलसरी एजुकेशन है तो आप काम नहीं कर सकते हैं ना, इसी तरीके से आपको याद रख लेना है। आइए अगला देखते हैं। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस ऑफ फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ये। आर्टिकल 26 क्या है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ठीक है। 27 क्या है? फ्रीडम एज टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। 27 को टैक्सेस करके याद रख लीजिएगा कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन में टैक्सेस है, ठीक है, क्योंकि इतना कन्फ्यूजिंग हो जाता है कि आर्टिकल 27 में क्या है। तो टैक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें आर्टिकल 27 में है। 28 क्या है? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ओके। आर्टिकल 29 देखिए, 29 और 30 में माइनॉरिटी का जिक्र है, और आपको कहीं भी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी का जिक्र नहीं मिलेगा। तो कहीं भी पूछे माइनॉरिटी का जिक्र कहाँ है तो 29 बोल दीजिएगा, ठीक है। 29 एंड 30 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। और आर्टिकल 30 जो AMU है आपका या फिर जामिया है, वो आर्टिकल 30 से ही आपका इस्टेब्लिश्ड है। तो AMU पे अभी एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आर्टिकल 30 को याद रख लीजिएगा, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो AMU और जामिया जैसे इंस्टीट्यूट जो है आर्टिकल 30 से ही एस्टेब्लिश्ड हैं। आर्टिकल 32 क्या है? रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी आपका अगर फंडामेंटल राइट इन्फोर्स नहीं हो रहा था डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट विजिट कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 32 से। आर्टिकल 226 से आप डायरेक्टली हाई कोर्ट विजिट कर सकते हैं, ओके। इसी को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 को बोला है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, ये भी याद रख लीजिएगा, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी BHU जो एग्जाम पहले लेता था तो उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन आता था, और BPSC भी कई बार पूछ चुका है ये सेम चीज़ के हार्ट एंड सोल किस आर्टिकल को कहा जाता है, किसने कहा है। फिर आर्टिकल 39 है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। देखिए जिसमें ABCD लग जा रहा है ना, वो आप समझिए कि बाद में ऐड हुआ है, ठीक है। AB जो सब जिसमें लग गया है वो सब बाद में ऐड किया गया है अमेंडमेंट करके। तो आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इसमें आपको इक्वल जस्टिस का प्रावधान है और फ्री लीगल एड का भी प्रावधान है, जिसमें आपको फ्री में वकील भी मिल जाएगा। आर्टिकल 40 क्या है? विलेज पंचायत, VBI है, ठीक है। गांधीयन थॉट से ये आया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 40 विलेज पंचायत है। आर्टिकल 44 क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड है, VBI है। आर्टिकल 45 क्या है? प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। ये इसी को बाद में आपको 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत फंडामेंटल राइट में ऐड कर दिया गया था। कहाँ पे? 21A में, जब वाजपेयी जी आपके प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान आया था, याद होगा आपको। आर्टिकल 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। इसमें स्लॉटरी पे भी बैन था, कॉ स्लॉटरी पे बैन है आर्टिकल 48 से ही। तो ये गांधीयन थॉट था एक तरीके से। आर्टिकल 50 VBI, अगर सबसे इंपॉर्टेंट मुझे कुछ लगता है अभी तक जितना मैंने बताया तो इससे है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये आर्टिकल 50 है, ये ना सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव है। आर्टिकल 51 क्या है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 51A फंडामेंटल ड्यूटी है, जिसका मैंने जिक्र नहीं किया है, उसे आप अलग से देख लीजिएगा, या अलग से मैं लेक्चर बना दूंगा उस पर। 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। 52 क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसे एक लाइन से याद कर लीजिए, एक नए क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं हैं। 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, 61 इम्पीचमेंट, 61 इम्पीचमेंट, ये VBI है। 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, ठीक है। 63 जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और 72 पार्डोनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, यानी प्रेसिडेंट जो माफ़ कर सकता है किसी को भी, वो 72 से आता है, ठीक है। 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और 61 इम्पीचमेंट और 72 पार्डोनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन पूछेगा। 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। अब देखिए 74 से एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आएगा जो एड एंड एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, यहीं से प्राइम मिनिस्टर निकलता है। 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, डायरेक्ट याद कर लीजिए और कुछ इससे नहीं पूछेगा। 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 105 पावर प्रिविलेज ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पावर और प्रिविलेज जो मिलता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी MP को, वो 105 से ही मिलता है, ठीक है। कुछ स्पेशल पावर मिलता है जो कि राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है। आर्टिकल 109, ये दोनों इस बार UPSC में पूछा हुआ 24 में, स्पेशल प्रोसीजर ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल और डिफिनीशन ऑफ मनी बिल, दोनों पूछा हुआ है इस बार, एक ही क्वेश्चन में दोनों को मिला के पूछा था। तो VBI हो जाता है 110 डिफिनीशन ऑफ मनी बिल, 112 एनुअल फाइनेंस बजट, ठीक है। आपका जो बजट जो पेश होता है 112 से होता है।
110 नहीं बोल दीजिएगा, बजट जो पेश होता है 112 से होता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको बोला जाता है, और इसको हम बोलचाल की भाषा में बजट भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 123, देखिए इसमें ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? एक प्रकार का बिल होता है। जब हाउस नहीं रहता है आपके सेशन में, हाउस नहीं रहता है सेशन में, ऑफ सेशन रहता है, तो प्रेसिडेंट अपने तरफ से ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। ठीक है, वही आर्टिकल 123 ऐसे करके याद रख लीजिए। 1 2 3 डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लाते हैं जो कि लॉ बन जाता है। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट, 124 सुप्रीम कोर्ट, इसे तो भूलिएगा ही नहीं। ठीक है, 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 153 गवर्नर ऑफ स्टेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 214 हाई कोर्ट फॉर स्टेट। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आप देखे थे 124 सुप्रीम कोर्ट है और 214 हाई कोर्ट है। 226 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स, मतलब आप 226 से डायरेक्टली हाई कोर्ट भी विजिट कर सकते हैं अगर आपका फंडामेंटल राइट का जो है नुकसान हुआ है। ठीक है, जैसे आर्टिकल 32 से आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तो भी आई है आर्टिकल 226। 243A ग्राम सभा। ओके, आर्टिकल 243A क्या है? ये ग्राम सभा है। और आर्टिकल 280 क्या है? फाइनेंशियल कमीशन है। और आर्टिकल 300A क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी है, जो कि अब लीगल राइट हो गया है। ये भी आई है बीपीएससी, तो ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है। क्वेश्चन तो आसान है। ये लीगल राइट हो गया। पहले क्या था? ये फंडामेंटल राइट था, अभी लीगल राइट हो गया है। पहले फंडामेंटल राइट था, अभी ये लीगल राइट हो गया है। पहले आर्टिकल 31 में था, जिसको कि हटा करके आर्टिकल 301 में डाल दिया गया। ठीक है, 301 क्या है? फ्रीडम टू ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। 312 क्या है? ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस IAS IPS एंड IFS फॉरेन वाला नहीं है, ये फॉरेस्ट वाला है, FO। ओके, 315 पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट, यानी PCS जो है 315, और ऑल इंडिया सर्विस IAS IPS जो है 312। ठीक है, बाद में PCS भी बन के आदमी क्या हो जाता है, धीरे धीरे प्रमोट होकर IAS हो जाते हैं। 327 से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है 323 में है, 323A में है, बाद में ऐड किया गया है, 323A लिखा है, इसे पता चल रहा है। ठीक है, 324 क्या है? सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। 324 इलेक्शन कमीशन भी आई है, याद रख लीजिए, पूछेगा ही पूछेगा। 325 क्या है? किसी भी पर्सन को हटाया नहीं जा सकता है इलेक्शन देने से, यानी इलेक्टोरल रोल जो बनता है उसमें से आपका नाम नहीं हटाया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। ठीक है, इससे प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, देख लीजिए। ठीक है, 326 क्या है? इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट टू ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। मीन्स 18 साल में आप इलेक्शन में भागीदारी कर सकते हैं, ये आपको 326 से मिलता है। ठीक है, अगला देखिए 338 और 343 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, यानी नेशनल लैंग्वेज हमारा कुछ नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 आया था, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बताया गया था, इसे आप याद रख लीजिए। ये कोई बोलेगा नेशनल लैंग्वेज, कुछ नहीं होता है। एक बार अजय देवगन बोल दिए थे कि हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, बहुत बवाल मचा था। UPSC इस पर क्वेश्चन भी पूछता रहता है। ठीक है, इसीलिए मैं बता देता हूँ, ऑफिशियल लैंग्वेज हमारा होता है जो कि हिंदी और इंग्लिश है, और कुछ भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो आर्टिकल 338 और 343 ही ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है। 345 क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ स्टेट नेशनल कमीशन एंड फॉर द SC एंड ST। ठीक, अगला देखिए 352 इमरजेंसी की बात करता है, नेशनल इमरजेंसी की बात करेगा। 356 स्टेट इमरजेंसी की बात करेगा, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। कभी कभी भूल जाते हैं लोग प्रेसिडेंट रूल। 352 को तो नहीं बोलते, बिल्कुल नहीं, 352 को प्रेसिडेंट रूल नहीं बोलते हैं। 356 को बोलते हैं 360 फाइनल से इमरजेंसी, जो आज तक नहीं लगा है। ठीक है, फिर 368 देखते हैं, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो 368 की जरूरत होगी। VBI है, लेकिन इतना आसान है, पूछेगा नहीं। ठीक है, बाकी यही इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स, इसे आप 2-3 बार देखिए, याद हो जाएगा। इसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जितना बताना था मैंने बता दिया है। यहाँ से ही क्वेश्चन निकलेगा, और 2-3 क्वेश्चन तो आराम से आप 70 BPSC में इस पर मार देंगे, ये अगर 1-2 बार भी लेक्चर को देख जाए तो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं और भी लेक्चर बनाते रहता हूँ।